मान्यवर कांशीराम का सबसे बड़ा योगदान था दलितों को राजनीतिक ताकत के रूप में बदलना, जिसमें भारतीय राजनीति की तस्वीर को एक नई दिशा दी। उन्होंने दलितों की राजनीतिक सत्ता पाने की चाहत को न सिर्फ हवा दी बल्कि उसे सच कर दिखाया। उन्होंने भारत के दलितों को पिछले लघुपन की राजनीति से मुक्त कराया और एक स्वतंत्र राजनीति की स्थापना की। 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपण जिले के खवासपुर गांव में जन्मे कांशीराम अपने 8 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। वे कट्टर जाति समूह के रामदासिया समुदाय से थे, जो पंजाब में सबसे बड़ा समूह है। उनका नाम कांशी इसलिए रखा गया क्योंकि उनके जन्म के बाद दाई ने उन्हें कांसा धातु से बनी एक थाली में रखा था। उनके पिता के पास कुछ जमीनें थीं और उनके चाचा सशस्त्र सेनाओं में थे। साहिब श्री कांशीराम के शब्दों में, मैं उन लोगों के बीच पैदा हुआ और बड़ा हुआ, उन्होंने खुद को बलिदान कर दिया, लेकिन कभी देश के साथ विश्वास नहीं किया। अपनी निचली जाति की पृष्ठभूमि के बावजूद उन्होंने रोना सरकारी कॉलेज से विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। उनका पालन पोषण साधारण तरीके से हुआ। अपनी शिक्षा के दौरान उनके बारे में कुछ भी खास नहीं था जिससे यह पता चला कि वे एक महान सामाजिक क्रांतिकारी थे। पश्चिमी भारतीय राज्य महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी के बाद ही वे बाबा साहब डॉ भीमराव के लेखन और जीवन से प्रभावित हुए। भारत के निम्न जाति समुदाय की जरूरतों को पूरा करने और उनके संविधान के लिए जीवन भर कड़ी मेहनत की। स्नातक की पढ़ाई पूरी होने के तुरंत बाद साहिब श्री कांशीराम जी 1957 में पुणे में किर्की के अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के अनुसंधान कर्मचारी शामिल हो गए। पुणे में काम करने के समय मशहूर दीनाभान केस में शामिल होने के बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। राजस्थानी किलेबंदी के कर्मचारी और साहिब श्री कांशीराम जी के वरिष्ठ सहयोगी श्री दीनाभान को निलंबित कर दिया गया था। उनका दोष यह था कि उन्होंने ईआरडीएल प्रबंधन के फैसले का विरोध किया था, जिसमें बाबा साहब डॉ शामिल थे। भगवान बुद्ध की जयंती को रद्द कर उनकी जगह पर एक अतिरिक्त छुट्टी का फैसला लिया गया। साहिब श्री कांशीराम जी ने प्रबंधन के इस जातिवादी और तानाशाही व्यवहार के खिलाफ लड़ाई का निर्णय लिया। साहिब श्री कांशीराम के आंतरिक द्वारपाल ने श्री दीनाभान के आदेश को रद्द करवा दिया और डॉ कॉम और भगवान बुद्ध जयंती की ओर से पुनर्स्थापना दी गई। यह देश में दलितों की मुक्ति के लिए एक लंबी लड़ाई की शुरुआत थी, जिसका नेतृत्व साहब श्री कांशीराम को अपनी आखिरी सांस तक करना पड़ा। उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपना पूरा जीवन समुदाय के लिए समर्पित कर दिया। तब से उन्होंने कभी शादी नहीं की और न ही अपने घर गए। उनका संघर्ष घर और परिवार के लिए नहीं था। उन्होंने भारत के मूल आदि निवासियों के खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए एक नई रणनीति तैयार की। उन्होंने काम की संस्कृति और संघर्ष की लोकतांत्रिक पद्धति को सबसे अधिक महत्व दिया। उन्होंने अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को इसमें शामिल करके दलितों के दायरे का विस्तार भी किया। हम सामाजिक न्याय नहीं चाहते, हम सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं। सामाजिक न्याय सत्ता में बैठे व्यक्ति पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि एक समय में कोई अच्छा नेता सत्ता में आता है और लोग सामाजिक न्याय पाते हैं और खुश होते हैं, लेकिन जब कोई बुरा नेता सत्ता में आता है तो यह फिर से अन्याय में बदल जाता है। इसलिए हम संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं। कांशीराम साहब जब पुणे में विस्फोटक अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में थे, तब उन्होंने पहली बार जातिगत भेदभाव का अनुभव किया। उन्होंने ऑफिस में देखा कि जो कर्मचारी डॉक्टर आम्बेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी लेते थे, उनके साथ ऑफिस में भेदभाव किया जाता था। वे इस जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए एक दलित सामाजिक कार्यकर्ता बन गए थे। उनके करीबी लोगों के अनुसार उन्होंने यह निर्णय डॉक्टर आम्बेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़कर लिया था। कांशीराम को B.R. अम्बेडकर और उनके दर्शन ने काफी प्रभावित किया था। कांशीराम साहब ने शुरू में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का समर्थन किया था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़े रहने के कारण उनका ध्यान भंग हो गया था। इसका कारण उन्होंने 1971 में अखिल भारतीय SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ की स्थापना की, जो कि बाद में चलकर 1978 में बामसेफ बन गया था। बामसेफ एक ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य वर्गों और अल्पसंख्यकों के शिक्षित सदस्यों को अम्बेडकरवादी सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए राजी करना था। बामसेफ न तो एक राजनीतिक और न ही एक धार्मिक संस्था थी और इसका अपने उद्देश्य के लिए आंदोलन करने का भी कोई उद्देश्य नहीं था। सूर्यकांत वाघमोर कहते हैं, इस संगठन ने दलित समाज के उस संपन्न तबके को इकट्ठा करने का काम किया जो कि ज्यादातर शहरी क्षेत्रों, छोटे शहरों में रहता था और सरकारी नैकारियों में काम करता, तथा साथ ही अपने अपने अछूत भाई बहनों से भी किसी तरह के संपर्क में नहीं था। इसके बाद
कांशीराम साहब ने 1981 में एक और सामाजिक संगठन बनाया जिसे दलित शोषित समाज संघर्ष समिति या DS4 के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दलित वोट को इकट्ठा करने की अपनी कोशिश शुरू की और 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। उन्होंने अपना पहला चुनाव 1984 में छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा सीट से लड़ा था। BSP को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। शुरू में दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच विभाजन को पाटने के लिए संघर्ष किया, लेकिन बाद में मायावती के नेतृत्व में इस खाई को पाटा गया। सन 1982 में उन्होंने अपनी पुस्तक द चमचा युग लिखी, जिसमें उन्होंने जगजीवन राम और रामविलास पासवान और रामदास अठावले जैसे दलित नेताओं का वर्णन करने के लिए चमचा शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने तर्क दिया कि दलितों को अन्य दलों के साथ काम करके अपनी विचारधारा से समझौता करने के बजाय अपने स्वयं समाज के विकास को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक रूप से काम करना चाहिए। BSP के गठन के बाद कांशीराम ने कहा कि उनकी बहुजन समाज पार्टी पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव नजर में आने ले लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी। 1988 में उन्होंने भावी प्रधानमंत्री VP सिंह के खिलाफ इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ा और प्रभावशाली प्रदर्शन किया, लेकिन 70,000 वोटों से हार गए। वह 1989 में पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़े और चौथे स्थान पर रहे। सन 1991 में कांशीराम और मुलायम सिंह ने गठबंधन किया और कांशीराम ने इटावा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। कांशीराम ने अपने निकटतम भाजपा प्रतिद्वंद्वी को 20,000 मतों से हराया और पहली बार लोकसभा में प्रवेश किया। इसके बाद कांशीराम ने 1996 में होशियारपुर से 11वीं लोकसभा का चुनाव जीता और दूसरी बार लोकसभा पहुंचे। अपने खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने 2001 में सार्वजनिक रूप से मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। सन 2002 में कांशीराम जी ने 14 अक्टूबर 2006 को डॉक्टर अंबेडकर के धर्म परिवर्तन की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने की अपनी मंशा की घोषणा की थी। कांशीराम जी की मंशा थी कि उनके साथ उनके 5 करोड़ समर्थक भी इसी समय धर्म परिवर्तन करें। उनकी धर्म परिवर्तन की इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह थी कि उनके समर्थकों को केवल अछूत ही शामिल नहीं थे, बल्कि विभिन्न जातियों के लोग भी शामिल थे जो भारत में बौद्ध धर्म के समर्थन को व्यापक रूप से बढ़ा सकते थे। हालांकि 9 अक्टूबर 2006 को उनका निधन हो गया और उनकी बौद्ध धर्म ग्रहण करने की मंशा अधूरी रह गई। मायावती ने कहा कि उन्होंने और कांशीराम साहब ने तय किया था कि हम बौद्ध धर्म तभी ग्रहण करेंगे जब केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हम ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि हम धर्म बदलकर देश में धार्मिक बदलाव तभी ला सकते थे जब हमारे हाथ में सत्ता हो और हमारे साथ करोड़ों लोग एक साथ धर्म बदलें। यदि हम बिना सत्ता पर कब्जा किए धर्म बदल लेंगे तो हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा और केवल हम दोनों का ही धर्म बदलेगा, हमारे लोगों का नहीं। इससे समाज में किसी तरह के धार्मिक क्रांति की लहर नहीं उठेगी। अंत में यह कहा जा सकता है कि भारत में अंबेडकरवाद अगर जिंदा है तो इसका पूरा श्रेय सिर्फ कांशीराम को ही जाता है। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु के बहुजन आंदोलनों में पैदा हुए शून्य को खत्म करके बहुजन आंदोलन को फिर से जीवित किया था।